राम राम सारे भाइयों को। देखो, अभी रिसेंट में मैं आज सुबह की बता रहा हूँ। आज सुबह सुबह मैं उठा सो के एंड मैं कुछ ऐसे ही बात कर रहा था। बात करते करते एक कॉल आया। कॉल आने के बाद मैं जो है ऐसे ही बैठा था और बैठे बैठे कॉल आया। मैंने बातचीत की। काफ़ी बातचीत के बाद समवन सेड टू मी टू गिफ्टेड और समथिंग टू मी। सो आई सेड दैट कि मुझे नहीं चाहिए और इन सारी चीज़ों का मेरे से कोई वास्ता नहीं है। मैं क्या करूँगा किसी का लेके? क्या करूँगा मैं इन सारी चीज़ों का? एक टाइम होता है हर चीज़ का, जहाँ आपको देना लेना कहना सुनना दिखाना और यहाँ तक कि उस चीज़ को जस्टिफाई कराना भी उस टाइम की वैल्यू कराता है। टाइम निकलने के बाद नथिंग इज मैटर करती। आप चाहे वो सोने की लंका ला के रख दो, अगर एक व्यक्ति उसमें रहने लायक नहीं रहा, वो बुजुर्ग हो गया, वो पड़ा है, उससे क्या फर्क पड़ता है आज वो लंका है? वो व्यक्ति सिर्फ इतना जानता है कि उसे एक खाट मिल जाए जो चैन दे, सुकून दे और लेटने को आरामदायक पलंग मिले। टाइम निकलने के बाद कोई चीज़ वैल्यू नहीं करती। एंड उसके बाद मैंने देखी एक रील। रील देखने के बाद एंड रील क्या दें या कुछ चीज़ें, उसमें मैं काफ़ी दिनों से दहेज लेना गलत है, दहेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बच्चों से बूढ़ों से बुज़ुर्गों से पूछा जा रहा है। तो कोई मना कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि दहेज लेना नहीं चाहिए। मैं कहता दहेज नहीं लेना चाहिए, चलो मान लिया दहेज नहीं लेना चाहिए, ठीक है। दहेज देना भी तो नहीं चाहिए, चलो वो भी मान लिया। कभी सोचे दहेज क्या है? दहेज नहीं है। एक बाप अपने बेटा देता है, जिसमें वो कहता है कि ठीक है हम आपके बेटे बेटे दोनों का ऐसे मिलन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लड़के के बाप वाले खर्च नहीं, लड़के के फैमिली वाले खर्च नहीं करते हैं? पिताजी उनके खर्च नहीं करते हैं? जिस दिन उसने पैदा किया उस दिन से लेके आज तक वो उसको पाल रहा है, उसके डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, उसको एक अच्छे करियर की तरफ प्रोसीड करने के लिए हर दिन है ना, हर दिन एक प्रॉपर कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है उसे और तैयार किया जाता है। क्या वो लड़का नहीं है या वो इंसान नहीं है? घोड़े जानवर भी उससे अच्छे रहते हैं क्योंकि वो जानवर हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रही, वो नहीं जस्टिफाई करा पा रहे हैं क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। लेकिन कि लड़का है, वो अंतरात्मा से बोल नहीं पा रहा है, बस उसको झेलाया जा रहा है, झेलाया जा रहा है। तुम कर नहीं पा रहे, तुमसे होगा नहीं, तुम क्या हो, तुम कर क्या रहे हो? फिर आती है उसकी शादी के बाद। उस टाइम पीरियड में उसकी बोलियां सी लगाई जाती हैं, दहेज इतना 2 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, 50 करोड़ लेंगे, फॉर्चुनर होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस पर कितने सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, कितने सारे टॉट्स आ रहे हैं। क्या बोलूँ इनको? कभी कभी खुद बैठे बैठे इन सोसाइटीज़, इन सारी सेकुलर, इन सारी चीज़ों को जो मतलब सोसाइटी की थॉट्स हैं, माइंडसेट्स हैं कि दहेज दहेज दहेज, कभी सोचा है दहेज क्या था? बड़े बुजुर्ग क्या सोच के गए हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें उनसे दिक्कत होती है। तुम बोलते हो तुम्हारी सोच ही छोटी है। कभी सोचा है कि वो क्या सोच के? नहीं ना। वो सोच के गए हैं कि जब मेरी बेटी और एक नया बच्चा किसी दाम्पत्य जीवन में पड़ेंगे, उनका परिवार शुरू होगा। क्योंकि सबको पता है कि एक दिन आए हैं तो जाना तो है। कुछ जोड़ पाए होंगे तो कुछ जोड़ेंगे। हम कितनी मदद कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में? 10 लाख दिया, 10 लाख कहाँ गया? उम्मीद होती है ना, बच्चा पढ़ा रहा हूँ आगे जाएगा, करियर में सेट हो जाएगा। क्या बाप को पता है कि उसका बच्चा आज पढ़ रहा है, कल को मुजरिम होगा, कातिल होगा, रेपी होगा, क्या होगा? कुछ पता नहीं है ना। या जाके आईएएस बन रहा है, यूपीएससी क्रैक कर रहा है, क्या कर रहा है? नहीं ना। लेकिन 10 लाख दिया, इस बात का तो जस्टिफाई करा दिया 2 मिनट में। उस 2 मिनट में 10 लाख का तुमने जस्टिफिकेशन दिया। ये कभी सोचा कि वो 10 लाख उठा के अपने बिजनेस में लगाएगा?
वो 10 लाख उठा के अपने लिए एक घर बनाएगा जिसमें वो सुकून से कहेगा कि हाँ, मेरी फैमिली स्टार्ट हुई थी, उस टाइम मेरी हेल्प की गई थी, मैं इतना लायबल नहीं था तो मैंने कर पाया। आज उसी के बलबूते मुझे जिम्मेदारियां कम ढोनी पड़ी हैं, जिसकी वजह से मैं खुल के जी पा रहा हूँ, और खुल के जी पाने की वजह से जो है मैं सही कमा पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन क्या थॉट्स दे रहा है, कौन क्या। इंस्टाग्राम, यूट्यूब आजकल किसके हाथ में नहीं है? सबके हाथ में है। 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट। जैसा मैं रील बना रहा हूँ ना, ऐसा कोई चूतिया सा बैठ जाता है ना 8वीं पास, और बैठ के बताने लगता है। साले की मेंटलिटी की बात करूँ ना तो उसे 2 का पहाड़ा याद नहीं होगा, समझाने बैठते हैं और हजारों लोगों का भविष्य खा के बैठ जाते हैं। जब सालों तुम्हें नहीं आता है तो क्यों उसमें मुंह मारने चल देते हो? कभी सोचो। हाँ? एक बच्ची जिसकी शादी होगी, कन्यादान, आज सब पूछते हैं ना कि दहेज क्या है, बच्ची का, लड़की जा रही क्या, वो वैल्यू नहीं करती। मैं कहता हूँ बच्चियाँ, बच्चियाँ, बच्चियों को जानते हो देवी का रूप बोला जाता है हमारे सनातन धर्म में। देवियों का रूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि देवी, देवी रूप जन्मी है, देवी है, लक्ष्मी आई है, ये बोलते हैं। उस लक्ष्मी को सबसे पहले, अगर वो इतनी एबल है, इतनी कंडीशनल है, इतनी अच्छी है कि वो सारी चीज़ें सही से हैंडल कर सकती है, मान लिया नहीं भी कर सकते, क्या जरूरी है? हर कोई नहीं होता उतने में। बट लड़कियों को भी जिम्मेदारी निभानी होती है, एक माँ की, एक फैमिली लीडर में हेल्पर किस बोल सकते हैं, हा? कुछ नहीं तो एक सुझाव रखने वाला जीवन साथी की, या फिर लीडरशिप लेते हुए एक परिवार को चलाने वाली एक लड़की। कि इक्वलिटी का यही है जमाना कि लड़का करेगा, लड़की बैठ के करेगी, या लड़की कर रही है, लड़का बैठ के खाएगा? नहीं ना, दोनों कमाते हैं। मैंने बहुत रेयर देखा है कि कोई लड़की कर रही है और लड़का बैठ के खा रहा है। और अगर खा भी रहा है, मैं एक बात कहता हूँ, क्या ये तुम्हें लग रहा है कि वो खा रहा है? फिर हर जगह सट्टेबाजी है, जिंदगी सट्टेबाजी चल रही है। लोगों को लगेंगे कि किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह की वर्ड यूज़ कर रहा है। जिंदगी सट्टेबाजी पे चल रही है, किसी को भी पूछ लेना है, ठीक है? वो सीधा बोलता है कि जिंदगी जो है जुआ है, यहाँ पे कितने दाव, कितने पेच खेले जाएंगे, कभी आप जीतेंगे, कभी पलटेंगे, कभी नुकसान होगा, कभी मुनाफा होगा। रिसेंट में मैं बताता हूँ कि मैंने इतना सारा घाटा मुनाफा उठाया कि मार्च मंथ में मेरे ज़िंदगी के 4 इवेंट्स आए। 4 इवेंट्स में, इन 4 इवेंट्स में मैं तुम्हें बताऊं तो घर पे नहीं जा पाया। ऐसा नहीं है कि मेरे जाने का मन नहीं था, काम लगा हुआ है, ऑफिस के पर्सनल काम लगा हुआ है, खुद का काम छेड़ रखा है, उसको देखना है। इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करते 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 मैं खुद नहीं गिन पाया कि 3 मार्च से लेके आज 22-23 मार्च होने जा रहे हैं, और ये कितना टाइम होने के बावजूद कहाँ पे है, क्या है। आज संडे का दिन, सो के उठाऊँ, फ्री हुआ हूँ थोड़ा सा, हूँ लर्च चेक कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है। तो टॉपिक हमारा जो था वो दहेज था। दहेज पे अगर बात करें तो दहेज जो है ना, कि कब, एक चीज़ समझ लीजिए, ना ये भीख है, ना ये दान है, ना ही कुछ है। हेल्पिंग हैंड, पहले के लोग हेल्पिंग हैंड थे, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते थे, और उसी हिसाब से चीज़ें डेवलप की गई थी। मैं कह दूं कि मैंने अपनी 2 बुआ, 2 बहनों की शादी देखी है। हमारे घर से कभी भी ये चीज़ नहीं रही कि वो इतना मांग रहे हैं, हम दे नहीं पा रहे हैं, इतने नीच आदमी। यार ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है।
होता क्या है कि हम कितनी मदद कर पा रहे हैं उस बच्चे की जो नई परिवार में बैठ रहा है? लोग बाग कहते हैं वो घूमने जा रहे हैं, वो फिरने जा रहे हैं। एक बच्चे ने शादी की, मिडिल क्लास का है, बच्चे ने शादी की, उसने कितनी सेविंग कर ली होगी 18 साल से 25 साल की उम्र में? वो घर के भी जिम्मेदारी निभाए, अपनी भी जिम्मेदारी निभाए, अपने जेब भी भरे, अपने लिए भी करके लाए। या तो वो घर का बुरा होगा या फिर अपना बुरा होगा। कभी देखना, माँ बाप कमाते हैं, माँ बाप ने जितना करना होता है 35 से 40 50 तक कर जाते हैं। एंड आती है जिम्मेदारियों के बाद, जब बच्चों की शादी की आता है, उस टाइम तक उनके घर में कॉन्स्टेंसी आती है 4-5 साल के लिए। सिर्फ एक ही समानता आती है जिसमें घर का ना बनाना ना बिगाड़ना। फिर आते हैं उनके बच्चों की जिम्मेदारियाँ, जहाँ उनके लड़के काम करते हैं, उसके बाद घर बनते हैं। ये मैं अकेले अपनी लाइफ से या मैं किसी और की लाइफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें बहुत सारे घरों में देखी, बहुत सारे बच्चों के साथ देखी, मेरे दोस्तों के साथ देखी। ऐसे मैंने काफ़ी दोस्त देखे जो मेरे साथ करियर ज्वाइन किए थे, एंड उनकी करियर ज्वाइनिंग के टाइम वो मुझसे सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड मांगते थे। आज मैं उनसे बोलूँ तुम दहेज ले रहे हो मुझसे? नहीं ना, क्योंकि वो शादी नहीं है इसलिए दहेज नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उन बच्चों को मैं आज कहता हूँ सामने बिठा के बोल दूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम बताओ मेरा तुम्हारी ज़िंदगी में क्या रोल था। या वो खुद आके बोल दें कि दिलीप कौन था, तुम पूछ लो जाके, तो वो बंदा बताएगा कि तुम्हें क्या रोल था। उन बच्चों को किस तरह मैंने बनाया कि तुम्हें है ना यहाँ शुरुआत करनी है बच्चा, रास्ता मैं दे रहा हूँ, करियर को कितने अच्छे ले जाना है, कहाँ डेवलप करके जाना है, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं 6 साल से एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग 2 year every day I try to resign my job. रीज़न, अगर मुझे जॉब करनी है तो मैं शांति से करूँगा, काम करने आता हूँ। लेकिन क्या है, काम करने आता हूँ ये हर दिन बोला, जो काम है वो किया, जो काम नहीं है वो भी किया, जो एबल था वो भी किया, जो अपने खुद के अंदर की आत्मा तक को झकझोर के वो भी किया, यहाँ तक कि आंखों में आंसू ले के काम कर रहा हूँ। मुझे एक पल याद है कि जब मैं सीढ़ी पे चढ़ा हुआ हूँ, सीढ़ी पे, वैसे तो मैं एक ऑफिस में, ठीक है वाइट कॉलर जॉब कर रहा हूँ, क्लर्क की बोल सकते हैं। मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं आगे, उन्हें भी देखना है। लेकिन मैं एक वाइट कॉलर जॉब कर रहा हूँ, एंड समवन सेड दैट कि सर बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, उधर अंधेरा बहुत ज़्यादा है, मुझे चाहिए। क्या ये हेल्पिंग हैंड नहीं है कि उस बंदे को प्रॉब्लम हो रही है, मैं जाके वहाँ पे खुद, मुझे पता है कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो मैंने एक लाइट को उठाई, चेंज कर दूँ। और उस लाइट को चेंज करते टाइम खुद के विचार आए कि दिलीप तेरे हाथ में तो वाइट कॉलर जॉब थी, तू क्यों चेंज कर रहा है? एक तरफ दूसरे का सुख देख के खुश हो रहा हूँ, दूसरी तरफ अपना खुद का सेल्फ एटीट्यूड एंड रिगार्ड्स टूटते हुए देख रहा हूँ, ईगो बोल सकते हैं इसको। उस टाइम आंसू लेके मैं बैठा हुआ हूँ, और उस चेयर पे मैं आंसू आंखों में भरे हुए मैं काम कर रहा हूँ, एंड कंपनी रिजाइन कर चुका हूँ। मैं रिजाइन करने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे की है सब कुछ, क्या जाते हुए टाइम अपना बेस्ट दे के जाए? लोग वह कहते हैं कंपनियाँ कर दी, ये कर दी, वो कर दी, लेकिन नहीं, जाते टाइम तो बिल्कुल नहीं बिगाड़ूंगा, जाते टाइम तो अच्छे से होके जाना है, क्योंकि अब पढ़ाई क्या है जिसमें हम बुरा भला एक दूसरे को कह सकें। काम कर रहा हूँ, एंड हेल्पिंग हैंड होने की वजह से ये मेरी चौथी साल है जब मैं कहानी बता रहा हूँ। 2 साल के बाद मुझे रिजाइनिंग के आने लगे, चौथी साल में मैं ये काम कर रहा हूँ, एंड उसके बाद मुझे समझ में आता है कि कोई वैल्यू नहीं करता। फिर कोई आता है, आने के बाद कहता है कि दिलीप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हाँ? कोई प्लान है आगे, करियर क्या सोचो? तो उस टाइम पीरियड में मैंने कहा कि कुछ प्लान नहीं है, जैसे यहाँ आए थे वैसे ही वहीं कहीं और जाएंगे, कुछ और करेंगे। हाँ इतना ज़रूर है कि
चाहे हेल्पिंग हैंड बोल लो, चाहे कुछ भी कहीं ना कहीं मन में रहा तो बोल दिया उन्हें, ठीक है। धीमे धीमे चीज़ों को सीख गया। तो अब मेरे ऑफिस में टॉप सीनियर्स हैं, टॉप सीनियर इन द सेंस कि मैं उस ऑफिस में उसके बाद किसी व्यक्ति को सीनियर लेवल से नहीं देख सकता। उस लेवल का व्यक्ति आके कहता है, अगर मैं कहूँ रुक जाओ तो मैंने कहा मेरे पास ना का ऑप्शन नहीं होगा। बाकी आपको मेरी रिक्वायरमेंट पता है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसे का आज मैं बता रहा हूँ, दहेज के लिए इतनी सारी सोसाइटी, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बोल रहे हैं, पता नहीं। देखो 1000 लोग 1000 मेंटलिटी लेके घूम रहे हैं, मैं क्या करूँ। कोई लड़का इस चीज़ पे जी रहा है कि मेरे तो शादी होगी तो मैं स्कॉर्पियो लूँगा, मेरा तो ब्याह होगा तब स्कॉर्पियो लूँगा। आज मेरी सुनना अगर किसी को है तो मैं बता दूँ कि मैंने जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना, तो मैंने बहुत सारे ख्वाब बन रखे थे कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये करूँगा, लेकिन कभी दहेज के लिए नहीं। एंड आई एम द गाय कि मैं अपनी पूरी फैमिली को बोलता था कि मुझे शादी करने के टाइम पे ना 1 रुपया लेके और 1 रुपया दे के शादी करनी है। ट्रांजैक्शन तो होनी चाहिए, खाली चाहे बिजनेस डील बोल दो चाहे कुछ भी, लेकिन 1 रुपये की होनी चाहिए। लेना कुछ नहीं है, यहाँ तक कि सिंगल पैनी 1 कपड़ा भी नहीं। टाइम रहते हुए सब समझ में आया कि ये सब रिचुअल्स हैं, ये सब एक चीज़ें होती हैं। इसमें एक होता है कि दोनों फैमिली एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। जब हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, क्यों देते हैं, मुझे ये जवाब चाहिए। टू नो ईच अदर इन बैलेंस गुड कंडीशन, टू नो हाउ दे टेक केयर अस, ठीक है, यही ना। हम एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं, जानते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें बनेंगी। जब कोई लड़का एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी आता है तो वो सबसे पहले क्या शुरू करता है, गिफ्ट देने, उसके लिए ट्रीट्स बनाने, ये वो क्यों करता है। सबके अलग अलग ऑप्शन है। आई थिंक दैट कि मेरे हिसाब से अगर कोई लड़का इस तरह की हरकत दे रहा है और वो उसे सीरियस ले रहा है, तो आई थिंक वो जो बंदा है वो प्रॉपरली उसको चाहता है कि वो उसे समझे, आपस में एक दूसरे को समझें, चीज़ें समझ जाने। एंड अगर उसको बैलेंस गुड लगता है कि देखो यार, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ या वो कर रहा है, हमारे दोनों के विचार हैं वो आपस में अच्छे मिल रहे हैं और चीज़ें सही हैं, तो मैं इसमें ये सजेशन दूंगा कि देखो कभी भी अपने माँ बाप से दूर होके या माँ बाप से विपरीत जात के शादी तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम वो हो जिसको उन्होंने तुम्हें पाला है, वो बाप हैं तुम्हारे, तो वो है जिसने तुम्हें पाला है, तो बाप हैं तुम्हारे। तो ऐसा मत सोचो कि तुम उनसे विपरीत जाके तुम बेटर वे में ले आओगे। दुनिया देखी है उन्होंने, साले तुम्हारे हगने के टाइम पे टट्टी वो साफ करते थे, उससे पहले तुम्हारी जितनी आज तुम सोच लेके घूम रहे हो ना, उतनी वो उस टाइम वो चल चुके थे। तो ऐसा है कि उनसे पूछो ज़रूर। और आज मैं बताऊंगा फैमिली में ना बहुत महत्व होता है। फैमिली में महत्व क्या होता है, तुम्हारा बड़ा भाई छोटा भाई सब है। मे भी हो सकता है आप मिड ऑफ द सिबलिंग्स हो, बट कभी कभी कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरे घर से अलग चल रहा होता है, एंड उसकी मेंटलिटी भी अलग होगी ऑफकोर्स यार, तो पूरा घर उस चीज़ को सर्वाइव करेगा। मैं आज बताता हूँ, मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं अगर घर में कोई बात रखता हूँ तो सब थोड़ा सा विचार करेंगे, एंड विचार करने के बाद आई थिंक डिक्लाइन नहीं करते हैं। कभी कभार मुझे बोलते हैं कि क्या दिलीप हम इसको पोस्टपोन कर दें, कुछ कर दें या बाद में कर लें, तो मैं कहता हूँ पापा देखो अगर मेरे का ये राइट टाइम नहीं होता ना तो मैं आपसे आज बोलना नहीं आता है यार, तू एंड मोमेंट पे आके बोलता है। मैंने कहा पापा मुझे यही टाइम सही दिखा, मुझे नहीं पता था कि इसको कल करना, 4 दिन बाद करना, आज मुझे ये सही दिख रहा है, मुझे करना है। मेरी यहाँ चीज़ें ये सुधर जाएंगी, यहाँ ये बिगड़ेंगी, इसको यहाँ पे बैलेंस लाना, इसको वहाँ करना, सारा सॉल्यूशन लेके क्या हूँ मैं यार। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे कल्चर में हो, चाहे फैमिली में हो, आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा कि मेरे पास ये रिजोल्यूशंस हैं, ये इसके एक्शंस हैं और ये हमारे सॉल्यूशंस हैं कि इन सबको कैसे करना है। जब तक आप अपना बना के नहीं ले जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ा KRA है जिसको मैं आपको पकड़ा दूँ कि आप इसको कर लो, नहीं। ये आपको अपनी कंडीशंस के हिसाब से, हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ क्या हैं उसके हिसाब से निर्भर करता है उसके लिए हुए निर्णय, ठीक है।
उसी तरह जब मैं दहेज की बात करूँ तो दहेज में भी ये आता है कि वो भी उस लड़की के माँ बाप हैं, वो भी उस लड़के के माँ बाप हैं। जब ये दोनों एक बॉन्ड में आएंगे तो इन दोनों के माँ बाप ठीक हो जाएंगे। अगर हम इंग्लिश में अभी पढ़ते हैं तो लिखते हैं मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, एंड लिखते हैं ऑल्सो ब्रदर इन लॉ, ठीक है, लिखते हैं फादर इन लॉ। तो एक केस में देखा जाए सास ससुर दादा दामाद सब आता है, रिश्ता बनता है हिंदी। इंग्लिश में अभी एक बात कह दिया कि ब्रदर अकॉर्डिंग इन द लॉ। मे भी हो सकता है कि मैं ये चीज़ें जस्टिफाई कर रहा हूँ, इनको शायद कोई ना कोई आके मेरा है ना तर्क बुद्धि मार के काट देगा। काटने को तो चूतिए बैठे हैं और बोलेंगे मैं चूतिया हूँ। मैं आज बता रहा हूँ मैं चूतिया नहीं हूँ। मैंने बहुत सुना है कि मैं चूतिया हूँ, लेकिन मैं चूतिया नहीं हूँ। तुम्हारे 100 दोस्त हैं और 100 दोस्तों में भी 100 में से कोई सही बंदे दिखा दो। मेरे पास 4 दोस्त हैं, सिर्फ 4। मैं 4 नाम आज रेक्टिफाई करा दूंगा कि मेरे पास 4 दोस्त हैं। उन 4 दोस्तों के अलावा मैं 5वें को मानता नहीं दोस्त, वो मेरा कोई भी हो। और भाइयों की बराबरी मैं किसी से करता नहीं हूँ, चाहे वो मेरे कज़न हो, चाहे वो मेरे सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, मैं भाइयों की बराबरी नहीं करता हूँ। मैंने देखा मेरे बीते वक्त में, मेरे गुजरे हुए चीज़ों में भाइयों के बराबर कोई खड़ा नहीं हुआ, तो मैं भाइयों की बराबरी किसी से नहीं कर सकता। मेरे सारे बच्चे हैं, कज़न से लेकर सब। अलग बात है कि चीज़ें कैसे रहें क्या रहें। देखो भाइयाँ हैं, घर के 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं। बड़े भाई की कहावत है कि घर के 4 बर्तन होते हैं खटकते हैं, लेकिन दिलीप क्या हम इसका मतलब ये है कि टोकरी से अलग सारे रख देते हैं? ये मेरे बड़े भाई की बात है। हमेशा यही बात मैं मानते हुए चलता हूँ कि बड़े भाई हैं। आज भी मैं कहूँगा जिस तरह मैं उनकी छोटे से टेक केयर किया या रहा उनके साथ, बड़े भाई मेरे बड़े परिस्थितियों के साथ गुजरे हुए हैं। कभी हियरिंग का इशू रहा, कभी पढ़ाई में वीक रहे, कभी कुछ बड़े थे, घर के थे। एंड फैमिली का बात करूं तो बैकग्राउंड में बहुत प्रॉब्लम रही। मम्मी घर के काम में बिजी रहना है, उनका टेक केयर ना हो पाना, सही से देखभाल ना होने की वजह से वो सारी चीज़ें उनके लिए बहुत प्रॉब्लम बनी रही हैं। एंड यही होती है फैमिली, जहाँ पे हम एक दूसरे को समझते हैं, देखते हैं और ज़रूरतों को करते हैं। आज हाईली पे आउट पे मैं कहता हूँ, आज तो नहीं, 2 साल पीछे मैं सबसे हाईली पे आउट पे रहा हूँ। मैंने फिर भी किसी से कोई बात नहीं की। आज मेरी पूरी फैमिली मेरे बराबर पे आउट पे आ गई है। एंड मैं सबसे ज़्यादा अच्छा मानता हूँ अपने भाई को, जो मेरे से कम टाइम पीरियड में मैंने उसको अपने टाइम पीरियड में ट्रेनिंग दिलवाई, चीज़ें करवाई कि भैया ये कर लो जाके, भैया वो कर लो। और तुम्हें समझ सकते हो कि मेरे बड़े भाई, मैं उन्हें डांटता था ऐसे कि तुम समझोगे कि एक टीचर भी स्टूडेंट को बहुत आराम पोलाइट वे में डांटता है। गालियाँ ना देना ही कभी कभी किसी की आत्मा को वो नहीं करती है कि गाली दे दी तो आज उसकी आत्मा दुखेगी, नहीं। आपका डांटना भी कभी कभी इतना गंदा होता है ना कि आप कैसे डांट रहे हैं। मैं उन सारी बातों को अच्छे से जानता हूँ। मैं इतने गंदे से डांटा था कि तुम्हें ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजा, तुम गए क्यों नहीं अभी तक? हैं? तुम्हारे ऊपर पैसे लगाना मेरा क्या जिम्मेदारी है? नहीं करना है, भगो यहाँ से। समझ सकते हो उस इंसान को क्या बोल रहा हूँ, भगो यहाँ से। एक वर्ड छोटा है, भगो यहाँ से। लेकिन अगर किसी ने इतना पकड़ लिया ना कि उसने मुझे बोल दिया भगो यहाँ से, आप किसी के घर पे जाओ और वो अगर आपसे कहे अच्छा ठीक है तुम वहाँ बैठ जाओ, अच्छा मुझे भगा रहे हो, और मैं उसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ भगो यहाँ से, लेकिन उसने कभी बुरा नहीं माना। बहुत मेहनत की, बहुत साथ में रहा, चीज़ें करता रहा, टाइम पे जाना, जो समझ में आया। दिलीप मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों कर रहे हो इस तरह की झुंझला के मेरे पास आके बैठ जाना। मैंने कहा नहीं समझ में आ रहा तो यार मेहनत करो, एक टाइम आएगा ना यही चीज़ तुम्हें मज़े में आएंगे, करोगे। एंड मैंने 6 साल में जो कमाया, 8 साल में, उसने 3 साल में वो चीज़ें कमाई। मैं वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू मनी कर रहा हूँ। एंड अगर मैं वेल्थ और फैमिली और फ्रेंड सर्कल की बात करूँ तो बड़े भाई हैं वो मेरे, हर चीज़ में बड़े ही होंगे। मैं उनके बराबर नहीं हूँ, कभी नहीं हूँ। गांव में चले जाओ, उनके पास 40 लोग खड़े हो जाएंगे आके, जॉनी आ गए, तुम बड़े भाई यार, ठीक है, उनका सब बोलते हैं। मैं जाऊँगा, मुझे कुत्ते, गली के कुत्ते नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी स्ट्रगल लाइफ में भी जी रहा हूँ।
ठीक है। एंड फिर आती है बात दहेज पे, चल रही टॉपिक, ये सब लगता है ना दहेज, ये किसी भी चीज़ को रिलेट कराने से पहले उसकी रिलेटिविटी देखी है कि कितनी बड़ी होती है। आदमी कहता क्या रेडियो मिर्ची की तरह शुरू हो जाते हो दिलीप, क्योंकि मेरे पास सारे थ्योरम बने पड़े हैं। आज मुझे ये लाइफ में चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें जो इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ना चलती हों, वो सारी चीज़ें जो इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग कभी गलत ही नहीं हुई हैं। क्यों? ये सोसाइटी आदमी को अंदर ही अंदर खोखला करने को बना देती है। सोसाइटी एक अच्छी चीज़ है, इसके अंदर आदमी रह के लिमिटेशन में रहता है, चीज़ों को समझता है? अनाप शनाप फालतू की बातें नहीं करता, अनाप शनाप उल्टे सीधे चीज़ों को विचार नहीं लेता। हम क्यों कहते हैं बच्चे को कॉलोनी एरिया में ले जाएंगे, हम क्यों कहते हैं बच्चे को एक अच्छे से फ्लैट वाला सोसाइटी एरिया में ले जाएंगे? क्यों? क्योंकि एक सोसाइटी ही है जो चीज़ों को बैलेंस करती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं है ना तो हम कितना भी कुछ भी करना नहीं हो पाएगा। बट एक टाइम आता है जहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ता है कि सोसाइटी को भी समझना है। ऐसा नहीं है कि नहीं यार उसकी परिस्थितियाँ रही होंगी तो छोड़ो यार, नहीं बोल सकते हैं। नहीं यार, अभी एक बच्चा है, वो एक बच्चा है, वो बेचारा मेहनत कर रहा है, बार बार फेल हुए जा रहा है। क्या उस वो बच्चा नहीं मेहनत कर रहा होगा? पढ़े, स्कूल का बैग लेके जाना आना, जाना आना, जाना आना, उसको मज़ा आता है ना इन सारी चीज़। अब मैं उस व्यक्ति की नहीं कह रहा हूँ कि जो घर से बैग लेके निकला और ऑफिस अपने घर के बाहर गेट से निकला, गली क्रॉस की, उसके बाद उसने क्या किया, बैग किसी दुकान वाले के पास रखा और क्रिकेट का बॉल उठाया, बैट उठाया, चला गया। नहीं, मैं उसमें भी बुरा नहीं मानता, उसने एक पैसन को तो ट्रीट किया। बट कितना किया? शादी होने के बाद तुमने क्रिकेट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब क्या रहा तुम्हारी ज़िंदगी में? नहीं ना। अगर कुछ क्रिकेट को लिया था तो क्रिकेट को प्रॉपर लेते हैं। उस लड़की के बारे में क्या कहूँ जो अपने घर से निकली, मम्मी मैं कोचिंग जा रही हूँ, ट्यूशन जा रही हूँ, एंड उस आफ्टर हाफ एन आवर ही फाउंड एन ए होटल एंड सम रेस्टोरेंट्स। क्या ये करियर डेवलपमेंट है? ऐसे बच्चों को जितना आप मौका देंगे उतना ही वो ज़्यादा आपको बर्बाद करेंगे। मौका बंद करो ना देना, 1 इंच मौका मत दो, उन्हें कुछ टाइम का ब्रेक ज़रूर दो। जब उनकी आंखें खुलें कि मेरी सारी चीज़ें छीन ली गई हैं मेरी सिर्फ इस गलती की वजह से, अगर मैंने दोबारा यही सेम चीज़ इंसिडेंट्स रिप्लाई किए, फ्रेंड्स के साथ गैदर करो, खाओ पियो, बट तुम्हारी जिम्मेदारी थी टाइम पे पहुंच के पढ़ाई करना। पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट आते टाइम रास्ते में मोमोज़ वाले के यहाँ खा पी लिए, ठीक है। किसी दोस्त के साथ घूमने फिरने जाना था, आप चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद जाते टाइम और आते टाइम आपने एक बात नोटिस की कि क्या क्या मिस हो रहा है, मिस क्या हो रहा है, मिस हो रहा है, मिस हो रहा है, वो है कि मैं घूमने जा रही हूँ मम्मी, मैं घूमने जा रही हूँ पापा। एंड आई सेड दैट कि लड़कियों को कभी भी अपनी मम्मी से तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि मम्मी मैं जा रही हूँ घूमने, बोलना चाहिए पापा को, पापा। क्योंकि पापा इज़ द पर्सन जो इस सोसाइटी को देखते हैं, इस मैन साइकोलॉजी को देखते हैं, एंड इस यूनिवर्स में वही है जो तुम्हें पाल रहे हैं। मम्मी घर की जिम्मेदारियां निभाती हैं, घर से सब कुछ करके देती हैं, बट बाहर की सारी सोसाइटी, सारी चीज़ें, बाहर की सारी जिम्मेदारियां पापा ही हैंडल करते हैं। तो मैं समझूंगा कि लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो पापा है, और अगर ये कोई और है तो फिर उसका तो पार पहले ही लग गया। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड लड़की होने के बावजूद अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड लड़की और लड़का है तो आई थिंक तुम्हारा बेड़ा पहले ही पार लग गया। कभी भी एक लड़की के लिए मेरी सलाह है कि तुम देखो, जब तक अपने माँ बाप के घर पे हो तब तक अपना बेस्ट फ्रेंड पापा को बनाओ और पापा से ही सारी चीज़ें शेयर करो। समटाइम वी फेस दैट कि कुछ बातें मैं पापा से नहीं कह पाऊँगी। तुम्हारी माँ कैसे कह लेती है? गुस्सा आ रहा होगा, ठीक है, मानता हूँ, नहीं माँ से कहो, कुछ चीज़ तो माँ है ना, कुछ सेंसिटिव बातें आ जाती हैं। आई थिंक कभी मैं बोलने वाला था, मेरी स्टेटमेंट गलत हो जाती, बट वहीं पे मुझे समझ आया कि कुछ सेंसिटिव बातें हो जाती हैं जो हम नहीं कह पाते हैं, तो माँ होती है उस टाइम। माँ नहीं है, तुम्हारी कोई बहन होगी, भाई होगा, कि तुम्हें बाहर के किसी व्यक्ति की हेल्प लेना ही ज़रूरी है, हा? बाहर के किसी व्यक्ति की हेल्प लेना ही ज़रूरी है। क्या ये ज़रूरी है? दहेज कभी गलत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। दहेज का मतलब होता है कि एक नई फैमिली की स्टार्टिंग में
उसकी हेल्प की जाए जिस वे में जो कर पाए, जिससे उस पर जिम्मेदारियों का बोझ कम रहे, और बोझ कम रहेगा तो अपनी ज़िंदगी भी सुखदमय जी पाएंगे। क्योंकि जिम्मेदारियों तले व्यक्ति सिर्फ दिन रात मेहनत और घोड़े की दौड़, वो क्या नाम, गधे की तरह बोझ हलाते ही घूमता रहता है। आज मुझे ये खरीदना, आज मुझे वो खरीदना, आज मुझे ये करवाना, आज बच्चे की फीस भरनी, आज वहाँ वो करना है, आज मेरे पास बिजनेस नहीं है तो मुझे नौकरी करने जाना है, आज के मेरे पास इस महीने सैलरी नहीं आई तो मेरी बैंड बज गई, उसके बाद सेविंग के नाम पे कुछ बना ही नहीं है। 24 साल के बच्चे के साथ तुम पारिवारिक ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हो, पर 12 साल के बच्चा थोड़ी ना है कि जो उसे पाल के कोई देगा। उसने 18 साल 19, मैं कहता हूँ 18 साल तक आप कितना पढ़ लिए होंगे? आपको पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते भी है ना 24 साल की उम्र हो जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आज के टाइम पे तुम वेल सेटल चीज़ें चाहते हो, दहेज नहीं लेना चाहते हो, और मैं ये भी कहूँगा कि दहेज देना भी नहीं चाहते हो, तो जो व्यक्ति दहेज नहीं देना चाहते हैं उनसे कहेंगे कि आप है ना किसी 30 से 35 के वर्ग वाले व्यक्ति के साथ शादी करें जो इन सारी चीज़ों में पहले से प्री सेटल्ड है। बट अगर आप जो है ये कोई 18 से 24 के बीच में कर रहे हैं तो आपको दहेज के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि दहेज नहीं है, वो है एक हेल्पिंग हैंड। आप इस बात को समझें और आगे के लिए काम करें, क्योंकि ऐसा है बेटी अगर आपकी वो है तो आप एक बात समझें कि उस बच्चे से ही आपके बेटी की ज़िंदगी रिलेट करती है, और उस बेटी से ही आपके बच्चे की ज़िंदगी रिलेट करती है। एंड अगर वो बच्चा परेशान रहा तो बेटी आपकी ऑफकोर्स परेशान रहेगी, और अगर मैं कहता हूँ किसी की बेटी परेशान रहती है तो बेटा आपका भी परेशान रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक सिंपल सा भाई है, ये एक बॉन्ड बनता है, एक लाइफ सेट हो जाती है यहाँ पे इन दोनों की, और इनकी हेल्प मतलब मैं कहता हूँ दोनों फैमिली को करनी चाहिए, दोनों पेरेंट्स को करना चाहिए। और ऐसे केस में इसे दहेज ना बोलें हैं, और दहेज पे बोलें तो क्या बुराई है? मैं कहता हूँ अच्छी बात है। दहेज आजकल तो कन्यादान दिया, कन्यादान किया तो कन्यादान के टाइम पे मुझे जो बेस्ट लगा मैंने वो किया, उसको सपोर्ट किया, ठीक है। क्या एक बाप अपने घर में रहने की जगह नहीं देता लड़की को? लड़के ने पहले ही बना लिया था, पैदा हुआ था उसने ज़मीन खरीद ली थी, उसके बाद ऊपर घर बना लिया, फिर वो दहेज नहीं है क्या? 40 लाख का पैकेज लड़के का है या नहीं है, ये बात पता करने के लिए तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको दहेज देने में तुम्हारी, मेरे से मत बोल पाओ उन सारी चीज़ों को जो मेरे मुंह से अब एक अग्रेसिव वे में आने लगी हैं, क्योंकि मैं गालियों के अलावा इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। उन सारी बात को मुझे अच्छे से पता है। 40 लाख का पैकेज तुम्हें देखना है, सब कुछ देखना है, चीज़ें देखनी है, लड़का क्या करता है। कभी सोचा है कि तुम 25 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, जो आज कोई बच्चा 25 साल की उम्र में करता हुआ तुम्हें दिख जाए? पहले अपने खुद को देखो। आप लड़की के बाप हैं, चूतिए नहीं है, समझदार होने चाहिए। जब आप समझदार नहीं होंगे तो बच्चे से कैसे उम्मीद करें कि वो समझदार होगा? ठीक है, सब जिंदगी है, ये सब चलता है। आई थिंक इतनी लंबी स्टेटमेंट, इतनी लंबी डिस्कशन, या फिर इतने लंबे थॉट्स, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं इन सब चीज़ों को, जो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअली बोलना क्या है। तो इतनी लंबी चीज़ें कोई सुनने का तो मुझे नहीं लगता होगा अवेलेबल, बट जो भी सुनेगा ना, मुझे लॉजिकली कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ। और देखो, मैं बहस करने नहीं आऊँगा किसी से, किसी के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करूँगा, ये धमकी नहीं है, क्योंकि लड़ाई की शुरुआत ही बहस है। मैं आपसे आके बात करूँ, मैं उन सारी चीज़ों पे एनालाइज करूँगा, अगर मुझे सही लगा तो ठीक है, नहीं तो चूतिया तो दुनिया मुझे बोलती है, बाकी आपको पता है कि कौन चूतिया है। थैंक यू।